नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड में। मैं हूं आपका दोस्त संदीप कुमार। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं एक आपके सामने संजीवनी एपिसोड लेकर के आया हूं, जिसके अंतर्गत BHU BA एवं सोशल साइंस के प्रश्नों को डिस्कस करता हूं, उससे संबंधित टिप्स आपके सामने देता हूं। तो दोस्तों, यह उसी संजीवनी एपिसोड की अगली कड़ी है। आप हमारे वीडियो को देखें और इससे महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करें। यदि आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे BHU वर्ल्ड की वेबसाइट को विजिट करें। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उत्तक के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यानी द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर टिश्यू। मेजर सोर्स कह रहा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर टिश्यू जो होता है वो है ग्लूकोज। अब दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में यह बतलाएंगे कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। शतरंज के खिलाड़ी और कफन। देखिए, ये दो उपन्यास थे और ये जो उपन्यास हैं, ये कहानी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। अब मुंशी प्रेमचंद कहाँ से संबंधित हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद जयशंकर प्रसाद की कृति यानी जो कहानियां हैं, जो उनके उपन्यास हैं, उनके बारे में लिखना है। और यशपाल के जो उपन्यास हैं उसके बारे में भी आपको लिखना है। दोनों के दो दो उपन्यास आपको लिखना है। और मुंशी प्रेमचंद के बारे में यह लिखना है कि ये कहाँ से संबंधित है, मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है, इनका क्षेत्र कौन सा है, मतलब इनकी जन्मभूमि कौन सा है, किस क्षेत्र में ये जन्म लिए और किस भाषा में इन्होंने प्रमुख कहानियां लिखी हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में व्यक्ति को प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो कौन सा दिया जाता है? तो देखिए दोस्तों, भारत में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो भारत रत्न है। लेकिन दोस्तों, जब प्रश्न पूछेगा कि सेना के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो आप सेना के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कौन सा सर्वोच्च सम्मान है। इसके अलावा दोस्तों, जो रिसेंटली मतलब भारत रत्न दिए गए हैं, किन किन व्यक्ति को दिया गया है उसके बारे में भी आपको लिखना है। और पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री सभी नाम याद नहीं करना है इससे, लेकिन जो प्रमुख प्रमुख कलाकार रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित हैं या फिर जो ज़्यादा पॉपुलर हैं, उनके बारे में भी आपको एक दो नाम याद करना है। आप इंटरनेट पे इसे सर्च करके देख सकते हैं, इसका नाम निकाल सकते हैं और उसके बारे में एक याद कर लेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न इस तरह से भी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिसे पद्मश्री पुरस्कार नहीं दिया गया। तो इस तरह के प्रश्न कभी कभी बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको भारत रत्न के बारे में याद रखना है। रिसेंटली किसे भारत रत्न दिया गया? मालवीय जी को भारत रत्न कब दिया गया? प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? ये सारे भारत रत्न से आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हुमायूं का मकबरा, जो हुमायूं का टॉम्ब है वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, हुमायूं का मकबरा तो दिल्ली में स्थित है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। कभी कभी इस प्रश्न को इस तरह से घुमाया जाता है कि आपसे पूछ दिया जाएगा कि बतलाइए हुमायूं के मकबरे से 1857 की क्रांति के दौरान किसे गिरफ्तार किया गया? तो दोस्तों, ये प्रश्न कभी आपसे पूछेगा कि बतलाइए 1857 की क्रांति के दौरान हुमायूं के मकबरे से किसे गिरफ्तार किया गया था, किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया था और क्यों गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों, इसको आप सर्च करेंगे कि जो हमने प्रश्न पूछा है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, वो इसी हुमायूं के वंश से ही संबंधित है और उसने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो भी दिल्ली से, और वो काफ़ी बुजुर्ग थे। चलिए, मैंने आपको इतना हिंट दे दिया। आप कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे कि वो कौन से व्यक्ति थे। और उनके बच्चों को भी गिरफ्तार किया गया था, उनके पोतों को भी गिरफ्तार किया गया था और एक दो को सजा मौत दी गई थी। तो आप इसके बारे में आप
नोट करेंगे, लिखेंगे कि वो कौन से व्यक्ति थे जिनका 1857 की क्रांति में भूमिका तो रही ही है, लेकिन उनको गिरफ्तार कहां से किया गया? हुमायूं के मकबरे से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, दरगाह क्या है? जो मध्यकालीन भारत के इतिहास हैं उसमें जब मुस्लिम का भारत में आक्रमण होता है, आगमन होता है, तो उस ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रश्न बनता है आपका कि दरगाह का अर्थ क्या होता है। दोस्तों दरगाह उसे कहते हैं जब कोई सूफी संत, कभी सूफी संत की मृत्यु हो जाती है तो सूफी संत को जहाँ पे दफना दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। आपको याद रहेगा कौन? जो रिलीजियस व्यक्ति हैं, किससे? मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं, जब उनकी मृत्यु होती है तो जहां उन्हें दफनाया जाता है उनके ऊपर एक दरगाह बना दिया जाता है, उसे दरगाह कहते हैं। एक जो मकबरा टाइप का बनाया गया उनके ऊपर, वो क्या कहलाया? उनके कब्र के ऊपर वो क्या कहलाया? दरगाह कहलाया। चलिए दोस्तों आगे देखिए, हैदर अली किस राज्य से संबंधित थे? देखिए किस राज्य का शासक था हैदर अली? ये तो मैसूर है, लेकिन प्रश्न आपसे ये बन सकता है कि बतलाइए कौन कौन आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था, यानी आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। आपको दोस्तों कुल आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में नोट करना है कि कुल कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तृतीय किसके बीच में हुआ था, चतुर्थ किसके बीच में हुआ था, और दोस्तों इस समय कौन गवर्नर जनरल था, ये भी आपको याद रखना है, और कौन विजय हुआ और किसकी पराजय हुई, तो इसको आपको याद रखना है। और संधि भी याद रखना है कि जब युद्ध हुआ और युद्ध में विजय के उपरांत कब कौन सी संधि की गई थी। प्रश्न आपसे घुमा करके पूछ दिया जाएगा कि बतलाइए मंगलौर की जो संधि हुई है वो किस आंग्ल मैसूर युद्ध के उपरांत हुई है। तो इस तरह के प्रश्न कभी कभी देखने को मिलते हैं और ऐसे प्रश्न अधिकांश पूछे जाते हैं। इतिहास से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न को आपको बारीकियों से देखना है और वो सारे प्रश्न को देखना है। ये तो मैं सिंपल रूप में मैंने आपको प्रश्न को बतलाने के लिए जो है अंडरलाइन कर दिया हूँ और इससे संबंधित जो है साधारण सा प्रश्न पुट किया हूं। लेकिन दोस्तों जो प्रश्न आपसे संधि के बारे में पूछा जा सकता है, उसके युद्ध के बारे में पूछा जा सकता है, कुल युद्धों की संख्या पूछा जा सकता है, तो ये सब आप जो है नोट करेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखिए, शांतिपूर्ण विलय की नीति जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी द्वारा लाया गया था, मैंने इसका उत्तर मैं आपको बतला दे रहा हूं, लेकिन इससे शांतिपूर्ण विलय नीति से संबंधित जो आपसे प्रश्न पूछेंगे वो बतलाएंगे कि बताइए अवध का विलय किस माध्यम से किया गया। तो दोस्तों अवध का जो विलय है कुशासन का आरोप लगा करके किया गया। क्या चीज का आरोप लगाया गया कि आपके यहाँ शासन अच्छा नहीं है इसलिए हम आपका विलय कर लेते हैं। दोस्तों विलय की नीति जो अपनाई गई थी, प्रथम सबसे पहले किसको विलय किया गया था उसके बारे में याद रखना है। सबसे अंतिम में किसे विलय किया गया था ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रथम को आप याद रखेंगे। अवध का विलय किस माध्यम से किया गया था? कुशासन के आरोप के माध्यम से। उसके बाद सतारा संभल, उसके बाद हैदराबाद, ये जितने भी विलय हुए हैं ये सारे विलय को आपको याद रखना है कि इसका विलय किस वायसराय, किस गवर्नर जनरल के माध्यम से हुआ और इस विलय के बाद जो है क्या परिणाम हुए। तो दोस्तों ये प्रश्न आप देखेंगे, इसे नोट करेंगे और इससे एक प्रश्न हर एक साल पूछा जा रहा है। कभी अवध के बारे में पूछ दिया जा रहा है, कभी हैदराबाद के बारे में पूछ दिया जा रहा है, कभी संभल के बारे में पूछ दिया जा रहा है। तो आप जो है इस तरह के प्रश्नों को एक बार देख लेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं कि किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दोस्तों जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होंगे कई सारे बच्चों जो है इस प्रश्न को लेकर के मतभेद में हैं कि सर कहीं कहीं 1912 लिखा हुआ है, कहीं कहीं 1911 लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप सीधा गूगल पे इसका उत्तर सर्च करें और इसके व्याख्या जो भी दिए गए हैं, उस समय कौन वायसराय था, वायसराय के बारे में लिखेंगे, किस घोषणा के माध्यम से कलकत्ता से राजधानी जो है दिल्ली परिवर्तित की गई। कभी कभी ये भी प्रश्न पर पूछ देता है कि बताइए 1911 या उससे पहले भारत की राजधानी क्या थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कलकत्ता।
इस समय जब भारत की राजधानी दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तित हुई, जैसे प्रश्न यह भी पूछ सकता है आपसे कि बतलाइए कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तित होने के समय ब्रिटिश का साम्राज्य कौन था। सम्राट के बारे में प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों उस सम्राट के बारे में भी याद रखेंगे, कौन सा दरबार लगा था जिसके माध्यम से राजधानी परिवर्तित होने की घोषणा की गई थी, ये घोषणा किसने पढ़ करके सुनाया, ये भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं। तो ये प्रश्न, सारे प्रश्न जो है आप नोट करेंगे, इसे लिखेंगे अपने कॉपी पर और इन सारे प्रश्नों को बार बार देखेंगे भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों ये प्रश्न है कि टोटल रिवॉल्यूशन के बारे में पूछा गया है और टोटल रिवॉल्यूशन के हिंदी में कहते हैं संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति। लेकिन दोस्तों कभी कभी टोटल रिवॉल्यूशन को जब आप गूगल पे ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होता है, उसका उत्तर आ जाता है समग्र क्रांति। देखिए दोस्तों समग्र क्रांति एक अपभ्रंश है, किसी चीजों का एक अपभ्रंश है। समग्र नाम की कोई सी भूमिका नहीं रही है क्रांति के दौरान। सभी लोगों ने संपूर्ण क्रांति को जरूर ही अपनाया है। संपूर्ण क्रांति का नाम भले जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था इंदिरा गांधी के खिलाफ, लेकिन समग्र क्रांति नाम की कोई भी शब्दावली नहीं है। हालांकि ये अपभ्रंश है, संपूर्ण को समग्र लिख दिया गया है। ट्रांसलेशन में कभी कभी गूगल जो है उससे भी ट्रांसलेट कर दिया जाता है, जिसके कारण बच्चे समस्या का सामना करते हैं और बच्चे सोचते हैं कि ये समग्र क्रांति क्या है। तो दोस्तों जब इस तरह का कोई भी विकल्प आवे, शब्द आवे, तो आप इसका अंग्रेजी जरूर देखें कि इंग्लिश में वो क्या लिखा हुआ है। इससे आपके जो प्रश्न हैं वो काफी आसान हो जाएंगे। तो दोस्तों समग्र क्रांति या संपूर्ण क्रांति जो भी है, इसके प्रणेता जो है जयप्रकाश नारायण रहे हैं। ये समग्र क्रांति का मुख्य क्षेत्र कौन सा रहा, इसके बारे में आप याद रखेंगे। और दूसरा यह भी याद रखेंगे कि संपूर्ण क्रांति जो हुई थी वो किस समय हुई थी। आप दशक याद रखेंगे कि किस दशक में जो है संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था, कब इसको एक भारत में क्रांति के रूप में अपनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं कि डायमंड हार्बर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों डायमंड हार्बर तो कलकत्ता में स्थित है। इसके अलावा गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ देखिए चेन्नई यानी कलकत्ता और मुंबई यानी बम्बई। चेन्नई को पहले मद्रास के नाम से भी जाना जाता था। प्रेसिडेंसी का बात मैं कर रहा हूं, इसे जाना नहीं जाता था। यह मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा है। तो दोस्तों कभी कभी 3 प्रेसिडेंसी का नाम भी पूछ देगा कि बतलाइए सबसे पहले 3 प्रेसिडेंसी के रूप में कौन कौन सा आया, तो मद्रास, कलकत्ता और मुंबई। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न हैं। और जो भारत में प्रमुख क्षेत्र हैं जैसे हवा महल कहाँ स्थित है, इस तरह के जो भी साधारण से जो भारत के एक यात्रा के लिए जो है उचित है, एक यात्रा के लिए जो है एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उन सारे चीज़ों को जो घूमने के लिए टूरिस्ट के लिए, जैसे आगरा में क्या है स्थित है, आपका वाराणसी में क्या स्थित है, तो इस तरह के सारे छोटे छोटे जो है प्रश्नों को आप याद रखेंगे। ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को आपको याद रखना है। कभी ऐसा भी हो सकता है सारनाथ के बारे में पूछ देगा कि बतलाइए सारनाथ जो है कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों इस तरह का प्रश्न कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों तो आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता है। और दोस्तों जब आपको अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो आप हमें हेलो संदीप के आर नाम से सर्च करें और आप जो है हमें फेसबुक या मैसेंजर पे मैसेज करें। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।